नमस्कार। तो हमने एंगल्स देखे और एंगल के अंदर हमने राइट एंगल देखे, टर्निंग देखी कि हाफ टर्न क्या होता है, 1/4 टर्न क्या होता है, फुल एंगल 1 रिवॉल्यूशन वाला क्या होता है, ये हमने देखे। अब हम आते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि अगर हम इस डायरेक्शन में हैं, अगर यहाँ से नॉर्थ से अगर हम ऐसे टर्न हुए तो ये 90 डिग्री या राइट एंगल, एक्चुअली राइट एंगल होता है ना। अभी आपने जो पढ़ा है राइट एंगल पढ़ा है। अब जो एंगल राइट एंगल से छोटा होगा उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल। तो राइट एंगल ऐसा सीधे इसके ऊपर खड़ा होता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। तो जो एंगल ये स्मॉलर देन राइट एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब देखिए, अगर ये वाला एंगल हम देखें, ये OA और OB, ये अगर दो रेज हैं और राइट एंगल यूं सीधा खड़ा होता है, इससे ये छोटा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है। और राइट एंगल होता है बिल्कुल यूं, और इससे भी अगर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ये एंगल, इसमें ये दो रेज OA और OB ये दी हुई है, राइट एंगल ऐसा होता है, और इससे भी ज़्यादा अगर ये रे टर्न हो गई तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। सो व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? इफ एन एंगल इज लार्जर देन ए राइट एंगल, तो राइट एंगल से भी बड़ा होगा बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट एंगल से छोटा और यहाँ पे राइट एंगल से बड़ा, लेकिन स्ट्रेट एंगल तो पूरा यूं हो जाता है, क्योंकि अगर ये रे ऐसे यूं घूमनी शुरू हुई तो राइट एंगल से ज़्यादा जाके अगर ये और यूं घूम गई तो फिर ऑब्ट्यूस नहीं रहेगा। ऑब्ट्यूस के लिए ये राइट एंगल से तो थोड़ा सा छोटा और पूरा स्ट्रेट एंगल यूं आता है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ये रे ऐसे घूमते घूमते स्ट्रेट एंगल से भी आगे निकल गई, तब एंगल कैसा बनेगा? ये अगर OA है, ये O, ये A है, ठीक है, और यहाँ पे OB है। अब ये वाला एंगल ये राइट एंगल से भी ज़्यादा हो गया। जब ये राइट एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। So a reflex angle is larger than a straight angle. तो straight angle से भी ज़्यादा बड़ा होगा, तब इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अब हमने और आगे देख ली। अभी देखा था राइट एंगल, ठीक है, और रिवॉल्यूशन से भी उसको कंपेयर किया था, और अब हमने देख लिया एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब हम और आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं जो कि इन जो भी नॉलेज अभी हमने लिया है उसके ऊपर बेस्ड होगा, है ना। तो मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट एंगल, तो हम एक एक करके पढ़ के देखें। लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, तो स्ट्रेट एंगल तो इतना होता नहीं है। मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, मोर देन हाफ भी नहीं होता है। हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, जब आधा, जैसे कोई रे यूं है और ये घूम के आधा रिवॉल्यूशन अगर हो गया तो ये हो जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसके साथ में मैच करेगा? ये हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन से मैच करेगा। फिर अब हम आए राइट एंगल। अब राइट एंगल देखिए, हमने क्या देखा था राइट एंगल के लिए, अगर ये रे है ये यूं रोटेट होके ऐसी खड़ी हो जाए तो ये कितना होता है? ये 1/4 रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल। राइट एंगल देखिए यहाँ पे ये 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन है ना। तो राइट एंगल ये इसके साथ में मैच करेगा 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर अब आ जाएं एक्यूट। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन हमने अभी देखी है। एक्यूट एंगल क्या होता है? ये राइट एंगल से छोटा होता है। तो ये एंगल राइट एंगल से छोटा है, मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन से छोटा होगा, है ना। ये 1/4 रिवॉल्यूशन, ये हाफ रिवॉल्यूशन है, ठीक। तो यहां पे दिस इज एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। लेस देन 1/4, 1/4 मतलब राइट एंगल हुआ, तो इससे छोटा, इससे छोटा, तो ये एंगल जो बनेगा ये होता है एक्यूट एंगल। तो ये लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। तो देखिए आप इससे भी अगर यहां पे हम यूं बना लें तो एक्यूट एंगल यहां पे बनता है, इधर बना मतलब ये 1/4 रिवॉल्यूशन से कम है, ठीक है। तो ये हो गया। और राइट एंगल क्या था? राइट एंगल ये 1/4 रिवॉल्यूशन था, तो ये राइट एंगल 1/4 रिवॉल्यूशन था। और स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन था। स्ट्रेट एंगल ये हाफ रिवॉल्यूशन था, ये ठीक है। अब हम आ जाएं ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल हमने अभी बनाया था। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा बन रहा था? यहां से रिवॉल्व होके ये राइट एंगल से बड़ा है लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा है, तो ये वाला एंगल ये ऑब्ट्यूस था। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन अगर देखें तो ये 1/4 रिवॉल्यूशन से ज़्यादा है लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन से कम है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ये दिस इज more than half a, no, this is more than half a revolution, and here between 1/4 and half revolution, between 1/4 and half, इन दोनों के बीच में है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ये इसके साथ में मैच करेगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमने बनाया था कि यहाँ से होके और ये अगर हाफ रिवॉल्यूशन से भी आगे निकल गया तो ये वाला, मतलब दिस इज मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो रिफ्लेक्स एंगल ये बी के साथ में मैच करेगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। हमने सही डेफिनेशन को सही रिवॉल्यूशन के साथ में मैच कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जब एंगल बना रहे हैं तो ऐसी एक हॉरिजेंटल लाइन हो और वही रिवॉल्व हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई सी भी रे, तो एंगल ऐसा बनना ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा भी बन सकता है, नीचे की तरफ भी ऐसे बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, तो दो रेज कहीं पे भी हो सकती हैं। अब हम अगर ये पहला वाला वो देखें, अगर ये है O, ये है A और ये है B, ठीक है, तो एंगल बन रहा है ये, और ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये हमारे राइट एंगल से छोटा है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी, दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये देखें, ये OA और ये OB, अब ये एंगल, ये 90 डिग्री या राइट एंगल से ज़्यादा है, ये राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ अगर हम यूं देखें ये, तो ये तो बन रहा है राइट एंगल। देन अब देखिए, ये O, ये A और ये B। अब इसमें एंगल यहां से नहीं बना हुआ है, इसमें फिगर में ये एंगल बना हुआ है, और ये एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, स्ट्रेट एंगल से, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेट एंगल तो होगा अगर ये लाइन यूं बनती है तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। फिर अब यहां देखें, यहां पे एंगल ऐसा बना हुआ है, जब ये एंगल ऐसा बना हुआ है OA और ये OB, तो ये एंगल स्ट्रेट एंगल है ना, एकदम लाइंस जो इसकी अपोजिट रेज हैं, दे आर फॉर्मिंग ए लाइन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। फिर ये M बना हुआ है, अब इस M में ये एंगल अगर हम देखें तो ये राइट एंगल से छोटा है, ये वाला एंगल भी राइट एंगल से छोटा है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फिगर देख के हम पहचान सकते हैं कौन सा एंगल राइट एंगल से छोटा है, कौन सा बड़ा है, और कौन सा स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल लिख सकते हैं। नाउ मेजरिंग एन एंगल। अब यूं देखा जाए तो देखिए, एंगल मतलब क्या है, ये तो एक फिगर है। एंगल ये इस तरह का फिगर है,
तो हमने जैसा कि देखा था कि लेंथ है, अगर उसको मेज़र करना है, मतलब हम क्या करते हैं, उसके साथ में एक नंबर अटैच करते हैं और एक यूनिट भी अटैच करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास में फिगर दिया हुआ हो एंगल का, तो अगर उसको मेज़र करना है, इसका मतलब हमको क्या करना है, उसके साथ में एक नंबर भी अटैच करना है और उसके साथ में एक यूनिट भी अटैच करना है। नंबर तो हम आराम से अटैच कर सकते हैं, लेकिन यूनिट क्या होती है? यूनिट यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए होती है डिग्री। ठीक है, तो एंगल को मेजर करने के लिए होती है, जो यूनिट है वो डिग्री होती है। और जिस यूनिट के अंदर हम जिस सिस्टम के अंदर ये डिग्री यूनिट लेते हैं, उसको बोलते हैं सेक्साजीसिमल सिस्टम। सेक्साजीसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को डिग्रीज में मेज़र करते हैं। आप जितनी बार देखते होंगे ना 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, तो ये एक्चुअली सिस्टम कौन सा है? सेक्साजीसिमल सिस्टम्स है। तो मेजरमेंट मीन्स मेजरिंग एनी क्वांटिटी मीन्स एसोसिएटिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। ओके, एंड एन एंगल इज ए फिगर। एक्चुअली ये होता तो है फिगर। व्हेन वी एसोसिएट ए न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, देन इट बिकम्स इट्स मेजरमेंट। तो वही है कि एंगल के साथ में अगर हमने नंबर और यूनिट अटैच कर दी, तो वो उस एंगल का मेज़र हो जाएगा। जैसे ये एंगल बनाया, इसका अलग मेज़र होगा। अगर हम ये एंगल बनाएं, इसका मेज़र अलग होगा। तो अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग मेज़रमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या है एंगल्स, उसकी डिग्री वगैरह, यूनिट क्या होती है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। तो जब ये रे यहाँ से ये रिवॉल्व होनी चालू हुई, यहाँ से होके यूं आई, वापस इसी पोजीशन में आ गई, तो ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। और इस रिवॉल्यूशन को, इस पूरे रिवॉल्यूशन को अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल। ठीक है, तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? 1 डिग्री। ये एक छोटा सा ज़ीरो या फिर ओ जैसा ऊपर हम इसको लगाते हैं और इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, तो एंगल का मेज़रमेंट होगा डिग्री। और ये जैसा कि मैंने बतलाया, ये सेक्साजीसिमल सिस्टम कहलाता है, जिसमें डिग्री एंगल मेज़र करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप दूसरे सिस्टम भी देखोगे एंगल को मेज़र करने के। दूसरे सिस्टम्स होते हैं सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसा हम लेंथ को आपने रूलर में देखा होगा, रूलर के अंदर भी, स्केल के अंदर आपने देखा होगा, एक साइड तो सेंटीमीटर बने हुए हैं, दूसरी साइड इंचेस बने हुए हैं। मतलब लेंथ को भी हम 2 अलग अलग सिस्टम्स के अंदर मेज़र कर सकते हैं। एक सेंटीमीटर सिस्टम है और एक इंचेस वाला सिस्टम है। जिसमें सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं,
उसको CGS सिस्टम बोलते हैं। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें मास की यूनिट होती है, लेंथ की होती है और टाइम की भी होती है। तो CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में लेंथ को मेज़र करते हैं। ऐसे ही FPS सिस्टम के अंदर हम लेंथ को फुट में या इंच के अंदर मेज़र करते हैं। तो है ना, जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए 2 सिस्टम्स हैं, एक्चुअली 3 है, तीसरा भी होता है MKS। जब मीटर में हम मेज़र करते हैं लेंथ को तो वो तीसरा सिस्टम होगा, उसको बोलते हैं MKS। उसमें लेंथ को मीटर में, K मतलब किलोग्राम, मास को जो है किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 3 सिस्टम्स इसके हैं। 3 सिस्टम्स एंगल को भी मेजर करने के हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे केवल एक सिस्टम, और वो भी डिग्री वाला सिस्टम। ठीक है, अब डिग्री में जैसा हमने देखा कि अगर लेंथ को मेजर करने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, जो हमारे उसमें कंपास बॉक्स के अंदर स्केल जैसी रखी रहती है उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपने एक चीज़ और देखी है, उसके अंदर प्रोट्रैक्टर भी रखा रहता है, और प्रोटेक्टर का यूज़ होता है एंगल को मेज़र करने के लिए, कि एंगल दिया हुआ हो वो उसका मेज़र कितना है, मतलब उसके साथ में कौन सा नंबर अटैच होगा, ये मालूम किससे पड़ेगा? प्रोट्रैक्टर से। ठीक है, तो अच्छा, तो हमने ये देखा कि 360 इक्वल पार्ट्स को, 1 रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो ये ईच पार्ट इज 1 डिग्री। फिर 1 राइट एंगल क्या होगा? उसका 1/4 पार्ट है, मतलब 360 का 1/4, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा? इसका आधा पार्ट है, तो इसका आधा पार्ट किया मतलब ये हो गया 180 डिग्री। तो हाफ रिवॉल्यूशन और स्ट्रेट एंगल, दिस विल बी ऑफ 180 डिग्री, एंड 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन विल बी 360 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो बात कर रहे थे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसमें स्ट्रेट लाइन घूम के जो है पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो वो हो गया 180 डिग्री का एंगल, है ना, आधा रिवॉल्यूशन। और अगर कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन है, सो दिस इज 360 डिग्री एंगल। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एंगल। अब देखिए, कुछ एंगल्स हम किस तरह से बना सकते हैं, कैसे हम उनका मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास में एक सर्कुलर शीट हो, अगर आपको वैसे बनानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कागज़ को ऐसा यूँ गोल, एक तो 4 फोल्ड कर दो उसको, 4 बार फोल्ड करके, और फिर ऐसा यूँ गोल उसको काट लो। आपने आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर भी ऐसा गोल कागज़ काटते हुए देखा होगा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हमारे पास में ऐसा गोल कागज़ है, इसको अगर हम ऐसे करके फोल्ड कर दें, ठीक है, ऐसा जब फोल्ड करेंगे तो इसका शेप कैसा बन गया? ऐसा। अब इसको वापस से ऐसा बीच से फोल्ड कर दें। जब इसको यहाँ से यूं बीच से फोल्ड किया तब ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा बना के देख सकते हैं। फिर अब देखिए, इसको अगर हम वापस से ऐसा खोलें तो ये वाला इस तरह का खुल जाएगा। इस तरह का जो ये खुलेगा तो ये एंगल बनेगा, ये
90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इसको जब आप खोलेंगे ना तो इसमें ऐसी लाइन जैसी बन जाएगी, है ना, क्रीज जैसी बन जाएगी इसको। तो ये क्रीज और ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको ऐसा फोल्ड किया, अब वापस से इसको बीच में से फोल्ड कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन मिल जाए। जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना, ये इस तरह का बन जाएगा। मतलब ये ऐसा बीच में से क्रीज इस तरह की बन जाएगी। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। देखिए, कट आउट ए सर्कुलर शेप। तो सबसे पहले ये सर्कुलर शेप हमने यूजिंग ए बैंगल और टेक ए सर्कुलर शीट अबाउट द सेम साइड। तो कर कैसे सकते हैं, अगर आपको वो करना हो, सर्कुलर वो काटना हो, तो क्या करो, एक चूड़ी रख दो उसके ऊपर और फिर कैंची से उतना सर्कुलर उसको काट लो। ठीक, तो ये पहली स्टेप। फोल्ड इट ट्वाइस टू गेट ए शेप एज शोन। दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। तो इसको पहले ऐसे फोल्ड किया और फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है। नाउ ओपन इट आउट। इसको वापस से खोला, यू विल फाइंड ए सेमी सर्कल विथ ए फोल्ड इन द मिडल। मार्क 90 डिग्री ऑन द फोल्ड। तो ये बना क्वाड्रेंट। इसको वापस से खोलो, ये खोला तो ये ऐसा सेमी सर्कल बन गया, और इसके अंदर ये जो मार्क किया हुआ है यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। देन फोल्ड द सेमी सर्कल टू रीच द क्वाड्रेंट। इसको वापस से फोल्ड कर दो तो ये वापस क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, ये वापस टू रीच द क्वाड्रेंट। ठीक, नाउ फोल्ड द क्वाड्रेंट वंस मोर एज शोन। तो यहाँ से वापस से इसको फोल्ड करेंगे और ऐसा फोल्ड करेंगे कि ये और ये लाइन एक दूसरे से मिल जाए। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बन गया। ठीक है। सो fold the quadrant once more as shown. The angle is half of 90 degree, that is it will become 45 degree. तो ये जब हम फोल्ड करेंगे, अब इसको अगर वापस खोलेंगे तो ये एंगल आधा होगा 90 डिग्री का, मतलब 45 डिग्री होगा। सो नाउ सी, उसको हमने खोल दिया। जब खोल दिया तो ये वाली जो क्रीज है ये 45 डिग्री होगी। अच्छा, ये अगर 45 है तो इसको 45 यहाँ पे भी बढ़ा दें तो 90 + 45 मतलब ये 135 वाली क्रीज होगी। ये वाली क्रीज 45 डिग्री होगी और ये 90 डिग्री होगी। लेकिन हमने क्या किया था, इसको और फोल्ड कर दिया था। अगर इसको और फोल्ड कर देंगे तो यहाँ से ये इस तरह की लाइन यहाँ पे और यहाँ पे भी बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको जब एक बार और फोल्ड करेंगे तो 45 का आधा मीन्स 22.5 हो जाएगा। ऐसे ही 135 और इसमें 22.5 जोड़ेंगे तो ये 157.5 डिग्री एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन इट आउट नाउ, 2 फोल्ड्स अपीयर ऑन ईच साइड। ये दोनों साइड 2 फोल्ड मिले, एक 45 डिग्री। व्हाट इज द एंगल अप टू द फर्स्ट न्यू लाइन, राइट 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। और द फोल्ड ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड जब देखेंगे तो 45 + 90, तो ये दोनों का सम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक,
इसके बाद में फोल्ड द पेपर अगेन अप टू 45 डिग्री, हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट, नाउ मेक हाफ ऑफ दिस, तो उसका भी जो हमने क्वाड्रेंट का आधा किया और उसका भी आधा अगर कर देंगे तब हमारे पास में ये 22.5 और 157.5 मिलेगी। तो half of the quadrant, now make half of this. The first fold to the left of the base line is now half of 45, that is 22.5 degree. Angle on the left of 135 would be 157 and half degree. You will get this.